There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लूसिफ को। इस मोड़ पर लूसिफ गोहान से कहता है, गोहान तुम काफ़ी कम ही बार इस लेवल पर तक पहुंच सके हो कि तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो जाए। तुम एक बार इतने पावरफुल हुए थे और तब तुम एक मेटावर्सल थ्रेड बन गए थे सारे एंजल्स के लिए, सारे जेनिथ्स के लिए, सारे ही गॉड्स के लिए। इस मोड़ पर मैं ये जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, किस लिए आए हो और तुम्हारी यहाँ पर स्टोरी क्या है। फिर वो ये भी कहता है कि तुम जिस लड़की को बचाने के लिए, जिसको रिवाइव करने के लिए यहाँ तक आए हो, इससे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला और मैं तुम्हारे प्लैनेट को भी रिवाइव कर सकता हूँ, बट एक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ 2000 साल के लिए ही रहेगा। इस मोड पर गोहान ज़रा सा सोचता है। असल में यहाँ पर गोहान अपने प्लैनेट को रिवाइव कर सकता है, बट उसके लिए उसे एक वादा तोड़ना पड़ेगा, प्लैनेट सडाला के प्रिंस से किया हुआ वादा। प्रिंस सडाला इस मोड पर गोहान के ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ के गया है। जब तक प्रिंस सडाला वापस नहीं आ जाता तब तक गोहान अपने प्लैनेट को रिवाइव नहीं कर सकता और वो प्लैनेट सडाला को छोड़ के नहीं जा सकता। इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल अचानक से लूसिफ से पूछ लेती है, आखिर तुम गोहान को कैसे जानते हो। लूसिफ बताता है कि वो गोहान को पर्सनली नहीं जानता, बट उसका जो एक वेरिएंट है वो गोहान के एक वेरिएंट का फ्रेंड रह चुका है और गोहान का वो जो वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। इस मोड पर जो मदर ऑफ ऑल एंजल होती है वो थोड़ी सी शॉक होती है, बट फिर उसे ये समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं गोहान का भी कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बन रहा है। फिर मदर ऑफ ऑल एंजल लूसिफ को एक्सप्लेन करने लग जाती है कि मल्टीवर्स में क्या क्या हुआ और यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस को पूरी तरीके से सील किया गया है और ये सब करना पड़ा है। इस मोड पे ये सब सुनकर लूसिफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मोड पर गोहान और मदर ऑफ ऑल एंजल वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर जो गोहान होता है वो मदर ऑफ ऑल एंजल से पूछता है, क्या आप मेरे डैड को, वेजिटा को और ब्रोली इन तीनों को रिवाइव कर सकती है, मतलब कि उन्हें हील कर सकती है, क्योंकि अगर उनकी रिकवरी अगर हम नॉर्मल चलने दें, नेचुरली चलने दें, तो फिर हो सकता है इन्हें 1 हफ्ता लग जाए रिकवर होने में। यहाँ पर मदर ऑफ ऑल एंजल एक्सपेक्ट करती है कि यहाँ पर जो मदर ऑफ ऑल एंजल है वो इन्हें पूरी तरीके से हील नहीं कर सकती, इसकी वजह से लॉर्ड अकुमो खुद आकर उन्हें हील करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लॉर्ड अकुमो को। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो धीरे धीरे गोकू, वेजिटा और ब्रोली इनकी तरफ बढ़ते हैं और वो उन्हें हील करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो लॉर्ड अकुमो होते हैं उनके दिमाग में काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें चल रही थी, जैसे कि ब्रोली इस मोड पर इतना ताकतवर तो हो ही गया है कि वो किसी सैन एम्पर को अपने एक पंच में डिफीट कर ही दे। और यहाँ पर वेजिटा जो है, जितना लॉर्ड अकुमो को वेजिटा की नेचर के बारे में पता है, तो वेजिटा हमेशा अपनी प्राइड की बातें करने वाला है और गोकू उसे एक प्योर हार्टेड सेन लगता है। इस मोड तक लॉर्ड अकुमो गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को ही पूरी तरीके से हील कर देता है। वो गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को ही शांति से लॉर्ड अकुमो की बातें सुनने को कहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर जो जेनो है, ग्रैंड प्रीस्ट है, ये काफ़ी इविल कैरेक्टर है, इन लोगों ने सैयंस के साथ धोखा किया है। और यहाँ पर लॉर्ड अकुमो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ सैयन रहते हैं और वहाँ के सैयंस यहाँ के सेंस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उनकी एज काफ़ी लंबी है और वहाँ पर हो सकता है काफ़ी सारे सेंस लॉर्ड अकुमो को जानते भी हो। पहले तो गोकू लॉर्ड अकुमो को एक इविल कैरेक्टर समझता है और फिर वो उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जब गोकू लॉर्ड अकुमो की सारी बातों को मानने लग जाता है और उसे ये समझ में आता है कि अब तक इस मोड पर गोकू और वेजिटा जिसका भी साथ दे रहे थे वो लोग प्योर इविल थे और यहाँ पर सेनो और जाल्मा इन लोगों ने सैयन एम्पायर के साथ एक धोखा किया है और उन लोगों ने एक ऐसी जगह को क्रिएट किया है जहाँ पर किसी का भी रूल नहीं चलता सिवाय उन लोगों के। इस मोड पर ब्रोली गोकू से कह देता है, तो यहाँ पर हम तीनों ही एक एक सैयन एम्पायर बनेंगे, मैं यूनिवर्स 7 का सैयन एम्पायर बनना चाहूँगा। यहाँ पर वेजिटा कहता है, नहीं, यूनिवर्स 7 का सैयन एम्पायर मैं बनूंगा। गोकू इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा था। इस मोड पर ब्रोली और वेजिटा ये दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे और यहाँ पर जो लॉर्ड अकुमो होता है वो इन तीनों के ही नेचर को एनालाइज करने लग जाता है और फिर वो ये देखता है कि गोकू जो है वो काफ़ी शांत है और इस मोड पर वो एक प्योर हार्टेड सैयन है और यहाँ पर जो वेजिटा है वो एक प्राउड वॉरियर है जो हमेशा अपने प्राइड की बातें करता रहता है, एक सैयन प्रिंस। और इस मोड पर वो ब्रोली के बारे में ये जानता है कि ब्रोली अपनी फुल पावर के अंदर एक सैयन एम्पायर को एक घूसे में ही ढेर कर सकता है। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो ये सोचने लग जाता है कि मल्टीवर्स नाम की जो जगह है ये कहीं ना कहीं सैयन रम से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ती है, तो फिर हाँ, यहाँ पर जो भविष्यवाणी हुई है
उस भविष्यवाणी के हिसाब से देखा जाए तो गोकू आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है। ना केवल गोकू, गोकू के साथ ब्रॉली और वेजिटा भी। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि यहाँ पर लॉर्ड अकुमो ने गोकू, ब्रॉली और वेजिटा इन तीनों को ही हील किया है और यहाँ पर लॉर्ड अकुमो थका नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये तीनों लॉर्ड अकुमो से नीचे ही है स्ट्रेंथ और पावर्स के मामले में। तो फिर क्या गोकू, वेजिटा और ब्रॉली ये तीनों लॉर्ड अकुमो को कभी सरपास कर पाएंगे? और यहाँ पर देखा जाए तो गोहान और मदर ऑफ ऑल एंजल घूम रही है ताकि वो फीमेल सेन को रिवाइव कर सके। इस मोड पर वो फीमेल सेन को रिवाइव नहीं कर सकते, बट हाँ एक ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे कि फीमेल सेन रिवाइव हो सके। तो अभी गोहान को वैसा रास्ता ढूंढना है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लेगा, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और गाइस मैंने एक अलग सीरीज़ को क्रिएट किया है, ये एक शॉर्ट सीरीज़ होने वाली है और इस सीरीज़ का नाम है बीस्ट ऑफ द मेटावर्स। अगर तुम लोगों ने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर इसे चेकआउट ज़रूर से करना। इस मोड पर मैं तुम्हें इस स्टोरी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाला और यहाँ पर उसकी समरी नहीं मिलेगी। तुम्हें जाना पड़ेगा और उस सीरीज़ को देखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये एपिसोड इतना छोटा क्यों है, इसकी काफ़ी बड़ी वजह है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को अभी भी क्रिएट करना बाकी है। जैसे ही वो सारी चीज़ें क्रिएट होंगी वैसे ही एपिसोड धड़ाधड़ाना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि इस सीरीज़ को क्रिएट करने में वाकई में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है।